हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में इंट्रागेटिव सेंटेंस की पहचान बताऊंगा और उसके बाद डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच अगर इंट्रागेटिव का है तो उसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे ये सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इंट्रागेटिव सेंटेंस की कैसे पहचान करेंगे, कैसे देख के पहचान कर लेंगे उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए कि पहली पहचान क्या है, यदि बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आएगा। यदि कोई भी वाक्य सहायक क्रिया से शुरू है तो वह इंट्रागेटिव नहीं हो सकता है। सहायक क्रिया से शुरू होने से कोई वाक्य इंट्रागेटिव नहीं होता है। आप इसको कंफर्म कर लीजिए कि कैसे इसको मान लेंगे कि इंट्रागेटिव का है। अगर कि कोई वाक्य सहायक क्रिया से शुरू है और उसके तुरंत बाद कर्ता लगा है तो वह वाक्य इंट्रागेटिव का होगा। जैसे देख सकते हैं, उदाहरण में हम एग्जाम्पल ले लें। फॉर इंस्टेंस, तो आप देखिए इसके लिए हम बता रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम कहें कि यह एक वाक्य हम ले लिए, हैव कप ऑफ टी, कप ऑफ टी, तो आप इसको इंट्रागेटिव नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए सहायक क्रिया से तो शुरू है, हेल्पिंग वर्ब तो लगा है, लेकिन इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट नहीं आया है, सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसी दशा में हम इसको इंट्रागेटिव नहीं मानेंगे। तो हम इसी पर चर्चा करने के लिए इस वीडियो में आया हूं और इस वीडियो को दे रहा हूं कि आप इंट्रागेटिव सेंटेंस की सही पहचान कैसे करेंगे। अगर सही पहचान कर लेते हैं तो आपको जो है कि इंट्रागेटिव सेंटेंस वाले डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट बनाने में बहुत आसान होगा, आप गलती नहीं करेंगे। देखिए पहचान क्या है, अगर कोई वाक्य सहायक क्रिया से शुरू है और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आया है, फिर क्रिया लगी है, तो निश्चित रूप से वह वाक्य इंट्रागेटिव का है 100%। और इसके साथ साथ लास्ट में इंट्रागेटिव मार्क भी लगा रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा रहेगा। जैसे देखिए अगर हम कह दें कि डज राम राइट अ लेटर, तो ध्यान से देखिए, तो हम जो बातें बताए यानी इंट्रागेटिव के जितनी शर्त हैं, वो जो 2 शर्त बता रहे हैं, 3 शर्त हैं, देखिए ध्यान से। अब इसी वाक्य पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए किसी भी वाक्य को इंट्रागेटिव बनने के लिए पहली शर्त क्या है कि वाक्य में सबसे पहले एच भी लगा हो, एच भी माने हेल्पिंग वर्ब लगा हो। दूसरी शर्त क्या है कि उसके तुरंत बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट आया हो, सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर तीसरी बात क्या है, तीसरी शर्त क्या है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का मेन वर्ब आनी चाहिए, यानी सहायक क्रिया न आकर के सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आना चाहिए, यानी एम भी जिसको हम कह सकते हैं। देखिए 3 शर्त हैं किसी भी वाक्य को इंट्रागेटिव बनने के लिए। मुख्य रूप से 3 शर्त हैं जो कि कॉमन नहीं है, यह सबके साथ नहीं चलेंगे, हर वाक्य इंट्रागेटिव के साथ नहीं चलेंगे। लेकिन चौथी बात जो है वह क्या है, जो कि सबके लिए है, वह है कि इंट्रागेटिव मार्क लगा रहता है, यह वाला चिन्ह भी लगा होना चाहिए, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होना चाहिए। अगर कोई वाक्य ये चारों शर्त पूरा करता है तो निश्चित रूप से 100% वह वाक्य इंट्रागेटिव का है। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए पहली शर्त क्या है, सहायक क्रिया से शुरू है। दूसरी शर्त क्या है, सब्जेक्ट आया है। तीसरी शर्त क्या है, मुख्य क्रिया लगी है। और अंतिम में चौथी शर्त क्या है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। चारों शर्त पूरा हो रही है, इसका मतलब यह वाक्य इंट्रागेटिव का है। आप कोई भी वाक्य ले लीजिए। फिर हम देखिए ले रहे हैं एक वाक्य, अगर हम कह दें कि आर यू गोइंग टू स्कूल, अगर हम इसी को पहचानें
अगर चारों शर्त, इसको पहचानने के लिए अगर चारों शर्त पूरा हो रही तो निश्चित रूप से आप कंफर्म कर लीजिए कि यह वाक्य इंट्रागेटिव का है। नहीं तो देख सकते हैं हम चारों शर्त इसमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, चारों शर्त पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। देखिए सहायक क्रिया मिली है, सबसे पहले देख सकते हैं पहली शर्त है कि वाक्य में सहायक क्रिया सबसे पहली होनी चाहिए। फिर क्या है कि कर्ता होना चाहिए, दूसरी शर्त है, देखिए कर्ता मिल रहा है। फिर मेन वर्ब होना चाहिए, देखिए मेन वर्ब लगा है। फिर अंत में इंट्रागेटिव मार्क होने चाहिए, देखिए इंट्रागेटिव मार्क जो चौथी शर्त है वह भी मिल रहा है। तो वी कैन से दैट द गिवन सेंटेंस इज रिलेटेड टू इंट्रागेटिव सेंटेंस इफ वी फुलफिल, इफ द सेंटेंस fulfill all the four condition we can declare that the given sentence is related to interrogative sentence। आप इसको देख सकते हैं, बार बार देखिए। अब आप नोट कर लीजिए दिमाग में, अगर वाक्य में सबसे पहले सहायक क्रिया मिली और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट मिला, फिर मेन वर्ब मिला और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो निश्चित रूप से वह इंट्रागेटिव वाक्य है, इंट्रागेटिव सेंटेंस है। दूसरा देखिए पहचान क्या है, दूसरा पहचान ये है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको देखें तो दूसरा पहचान क्या है, कभी कभी वाक्य ऐसे ना होके दूसरे रूप में रहता है, जिसको हम इस तरह कह सकते हैं। अब पहली शर्त क्या है, दूसरे तरह के वाक्य को जो इंट्रागेटिव है उसको पहचानने के लिए, तो पहली शर्त ये है कि इंट्रागेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड होने चाहिए, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगा होना चाहिए, पहली शर्त है। और उसी के तुरंत बाद क्या कहता है, दूसरी शर्त है कि एच भी होनी चाहिए, एच भी माने हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तीसरी शर्त क्या है कि एच भी के तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर है कि इसके तुरंत बाद चौथा शर्त है कि एम भी होनी चाहिए, एम भी यानी मेन वर्ब होना चाहिए। और पांचवी शर्त क्या है कि लास्ट में यानी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए। अगर ये पांचों शर्त पूरा कर रहा है कोई वाक्य तो निश्चित रूप से वह वाक्य इंट्रागेटिव का है। नहीं तो हम उदाहरण ले लें तो देखिए हम इसको सिद्ध कर सकते हैं ऐसे ही। और देखिए अगर कभी इस तरह से आ गया, अगर कह दिया कोई व्हेन यू विल गिव, या कम कर दें, छोटा वाक्य कर दीजिए, समझना आपको। व्हेन यू विल कम हियर, ध्यान से देखिए। तो हम देखेंगे तो देखने में लग रहा है, कभी कभी बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सहायक प्रश्नवाचक वाक्य शब्द पहले आया तो इंट्रागेटिव, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। प्रश्नवाचक शब्द आ जाने से कोई वाक्य प्रश्नवाचक नहीं हो सकता है, शायद वह प्रश्नवाचक शब्द नहीं बल्कि वह कोई और शब्द होगा, वह देखने में लग रहा है प्रश्नवाचक। देखिए पांचों शर्त इसमें है कि नहीं, हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। इस जो है कि इस पर हम देखते हैं, इसको खरा उतारते हैं, टेस्ट करते हैं कि ये सब चीज़ें इसमें पांचों शर्त यह वाक्य पूरा कर रहा है कि नहीं। पहला शर्त है कि अगर देखा जाए तो क्वेश्चन वर्ड जैसा शब्द लगा है, क्वेश्चन वर्ड है। फिर दूसरी बात होती है क्या एच भी लगा है उसके तुरंत बाद, तो एच भी नहीं लगा है, सहायक क्रिया नहीं लगी है, तो हम यही कह सकते हैं कि यह इंट्रागेटिव तो नहीं है, यह इंट्रागेटिव का नहीं है। क्योंकि पहली शर्त पूरा किया लेकिन दूसरी शर्त नहीं पूरा कर पा रहा है, यह तो पूरा है लेकिन एच भी नहीं मिला। अगर हम इस तरह कह दें, देखिए इसको देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट तो मिला लेकिन यही पहले टेस्ट में फेल हो जा रहा है। क्या है कि प्रश्नवाचक वाक्य शब्द के तुरंत बाद एच भी नहीं है, सहायक क्रिया नहीं है, तो हम कह सकते हैं द गिवन सेंटेंस इज नॉट रिलेटेड टू इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो सबसे अगर हम इस तरह से हम लिख दें इसी वाक्य को, देखिए अगर हम कह दें कि व्हेन विल यू कम हियर, ध्यान से देखिए, तो आप टेस्ट करिए, यानी इसको जांच करिए क्या ये पांचों शर्त पूरा हो रही है। तो देखा जाए तो शायद संभवतः या 100% है कि यह पूरा शर्त पूरा कर रहा है, यानी जितनी शर्तें हैं पांचों पूरा कर रहा है। देखिए क्या है, क्वेश्चन वर्ड लगा है, सही है।
उसी के तुरंत बाद सहायक क्रिया लगी है, सही है। फिर क्या है, सब्जेक्ट मिला है, सही है। फिर मेन वर्ब लगा है, सही है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, वह भी सही है। इसका मतलब यह वाक्य इंट्रोगेटिव का है। यह दूसरी पहचान थी। अब देखिए, अगर आप कभी भी क्वेश्चन वर्ड को देख करके वाक्य को इंट्रोगेटिव मान लेते हैं तो यह गलत होगा। जब तक पांचों शर्त पूरा नहीं होती है तब तक वह वाक्य इंट्रोगेटिव का नहीं रहेगा। अब एक और पहचान है, कभी कभी हम लोग वाक्य को देखने में तो रहता है असर्टिव का, लेकिन मूड से वह होता है इंट्रोगेटिव का। देख सकते हैं कि अगर हम कह दें कि यू आर गोइंग होम, गोइंग होम। अब देखिए, यू आर गोइंग होम, यह अगर देखा जाए तो यह भी देखने में तो लग रहा है कि इंट्रोगेटिव का नहीं है, क्योंकि शुरुआत असर्टिव की तरह हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा है और मूड इंट्रोगेटिव है, मूड है। जैसे हम कहते हैं कि हिंदी में अगर वाक्य ले लीजिए, आप खेलते हैं, आप पढ़ते हैं, तो इसमें क्या है कि हम प्रश्न तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मूड हमारा इंट्रोगेटिव का है। तो जैसे हम कहते हैं कि हैव यू अ पेन, यू हैव पेन, तब भी क्या है, इंट्रोगेटिव का ही है। हैव यू पेन, यह भी इंट्रोगेटिव का। हैव यू पेन, यह इंट्रोगेटिव का। यू हैव पेन, यह भी इंट्रोगेटिव का। जबकि दूसरे में जो मैं बोल रहा हूँ यू हैव पेन, तो इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव मूड हो रहा है। तो हम लोग देख के जान सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, देखने से कैसे पहचान जाएंगे। फिर हम दोहरा दे रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। यदि वाक्य सहायक क्रिया से शुरू है और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लगा है, फिर मेन वर्ब लगा है और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरा पहचान क्या है, यदि वाक्य किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू है और उसके तुरंत बाद एच भी यानी हेल्पिंग वर्ब लगा है और फिर सब्जेक्ट लिख करके जो है कि मेन वर्ब लगा है और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा है, तो निश्चित रूप से वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और कभी कभी मूड के आधार पर भी इंट्रोगेटिव वाक्य रहता है और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा रहता है। आपको इंट्रोगेटिव मूड में बोलना होगा। कभी कभी इनडायरेक्ट बनाते समय यह भी ध्यान दिया जाता है कि रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया जाता है, तो उसको मूड के हिसाब से देख सकते हैं, यह भी इंट्रोगेटिव मूड का है, इसलिए यह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप देखिए कि अब हम लोग इसको कैसे परिवर्तन करेंगे, कैसे इसको करेंगे। इसका नियम नंबर 1 यह कहता है, नियम नंबर 1 कहता है इंट्रोगेटिव को कैसे, या हमें दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको आप पहला नियम हम सुझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। पहला नियम कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया से शुरू है और वह इंट्रोगेटिव है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को, जो रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, टेल्स में, से को टेल में और सेड को टोल्ड में बदलेंगे। ऑब्जेक्ट हो। अब हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जान लिए हैं, बता दिए हैं और आप इस पर अच्छी तरह पहचान हम समझ रहे हैं कि स्थापित कर लिए होंगे। अब अगर डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो कैसे परिवर्तन करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यह हो गया आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत नियम नंबर 1 है, कहता है कि यदि डायरेक्ट नरेशन में
कोई नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच क्या हो कि प्रश्नवाचक हो, इंट्रागेटिव हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलते हैं। यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है यानी सेज है तो सेज को आस्क्स में बदल देते हैं। सेज को आस्क्स में बदल देते हैं। अगर से है या सेवाई तो उसको आस्क में बदलते हैं, आस्क में बदलते हैं। अगर सेड है तो उसे सेड को क्या कर देते हैं, आस्क्ड में बदल देते हैं। लेकिन विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है, यह हम हर बार परिवर्तन करेंगे चाहे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या ना हो। पिछले नियम में हम कहें कि ऑब्जेक्ट न होने की स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन इंट्रागेटिव के संदर्भ में हमेशा बदलाव होगा चाहे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या ना हो। सेज को आस्क में बदल देते हैं, से को आस्क में बदलते हैं, सेड को आस्क्ड में बदल देते हैं। और हम लोग जब इंट्रागेटिव सेंटेंस वाला रिपोर्टेड स्पीच पाते हैं तो संयोजक शब्द दैट का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। एक ध्यान देने वाली बात है कि दैट का प्रयोग कभी नहीं करेंगे अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रागेटिव का है तो। लेकिन प्रश्न यह उठता है तो दैट के बदले में क्या लगेगा। तो दैट के बदले में केवल एक बात याद करिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया से शुरू है तो निश्चित रूप से दैट के स्थान पर इफ का प्रयोग करते हैं। क्या लिखते हैं संयोजक शब्द, इफ का प्रयोग करते हैं। और वेदर भी होता है लेकिन आप उतने बड़े में मत जाइएगा, इफ का प्रयोग करिएगा। इफ का प्रयोग करेंगे संयोजक शब्द के रूप में। और शेष परिवर्तन नियमानुसार चलता रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, जो भी नियम लागू हैं वह लागू रहेंगे। अब उदाहरण में हम लोग लेते हैं, देखिए ध्यान से, यह पहला नियम था इंट्रागेटिव का। फिर से देखिए हम इंट्रागेटिव नियम बता दे रहे हैं। इंट्रागेटिव का पहला नियम, यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया से शुरू हो तो संयोजक शब्द इफ का प्रयोग करते हैं। और सेज को आस्क में, से को आस्क में और सेड को आस्क्ड में बदलते हैं। और शेष नियम पहले जैसा लिखते हैं, जो पहले के नियम है उसको चलाते रहेंगे, उसका पालन करते रहेंगे। जैसे हम एक वाक्य ले रहे हैं, जैसे हम कह दें कि द पुलिस सेड टू दी मैन, द पुलिस सेड टू दी मैन। अगर हम कहें कि रिपोर्टेड स्पीच में है, हैव यू स्टोलेन दी मनी, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए क्या है, द पुलिस सेड टू दी मैन हैव यू स्टोलेन द मनी, इन्वर्टेड पुलिस क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देख सकते हैं जो नियम बताए गए उसी के आधार पर अनुवाद भी दिए गए हैं। अगर नियम कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से शुरू है और प्रश्नवाचक वाक्य का है तो हम सेड के बदले में टू आस्क्ड का प्रयोग करते हैं और संयोजक शब्द दैट के बदले में इफ का प्रयोग करते हैं। और शेष पूर्ववत जो नियम बताए गए हैं पहले के नियम का पालन करते हुए इनडायरेक्ट बनाएंगे। जैसे हो गया क्या, दी पुलिस सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। ध्यान दीजिएगा कि आस्क्ड सेड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो। हर हाल में हमें सेड का आस्क्ड में परिवर्तन करना होगा जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रागेटिव का हो। द पुलिस आस्क्ड द मैन, यही क्या लगेगा, यही हम लोग इससे पहले दैट लगाते आए हैं लेकिन यहाँ हम इफ लगाएंगे। देखिए इफ इसलिए लग रहा है क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रागेटिव का है और सहायक क्रिया से है। अगर कोई पूछता है कि
इफ का प्रयोग कब करते हैं संयोजक शब्द के रूप में, तो आप जवाब देंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से शुरू हो और वह इंट्रागेटिव का हो तो दैट के स्थान पर इफ का प्रयोग संयोजक शब्द के रूप में करते हैं। क्या हो जाएगा फिर, और यहीं से आपको एक बात और देखना है, जैसे ही हम लोग संयोजक शब्द लिखते हैं उसके तुरंत बाद वाक्य को असर्टिव फॉर्म में लिखना शुरू करते हैं, असर्टिव रूप दे देते हैं, तो आपको फिर ही कर्ता ले आना होगा। कौन बना यहाँ, यू। यू कौन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का नियम चलाएंगे। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट का नंबर पर्सन जेंडर देखा जाता है। यहाँ दी मैन है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैन का प्रोनाउन होगा ही। अब हैव क्या हो जाएगा, हैड। फिर स्टोलेन, स्टोलेन द मनी। लास्ट में सदैव फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। द पुलिस आस्क्ड द मैन इफ ही हैड स्टोलन द मनी। देखिए आपका इनडायरेक्ट बनके तैयार हो गया। हम एक वाक्य एकदम छोटा दे रहे हैं, छोटा सा वाक्य है, क्योंकि पूरा देखिए आप, हम एक छोटा वाक्य दे रहे हैं, आपको और आसानी होगी। जैसे हम कह दें कि द टीचर सेड, द टीचर सेड टू हिम, फुल स्टॉप इनवर्टेड कामा, क्या कामा इनवर्टेड कामा में अगर यह कह दे कि कैन राम प्ले, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कामा क्लोज। छोटा वाक्य दे रहे हैं आप, इसको ध्यान से देखिए। तो क्या बनेगा, दी टीचर आस्क्ड, ऑब्जेक्ट ना हो चाहे हो इस पर फर्क नहीं पड़ता है, सेड को आस्क्ड में बदलेंगे क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव का है। हो जाएगा क्या, हिम। अब ही दैट लगाया जाता था लेकिन अब दैट नहीं लगेगा, इफ लगेगा। इफ क्यों लगेगा, क्यों, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रागेटिव का है और सहायक क्रिया से शुरू है। फिर क्या होगा, इफ के बाद वाक्य हमेशा असर्टिव मोड में जाता है। यहाँ हो जाएगा राम, फिर क्या हो जाएगा, कैन का कोड, फिर प्ले, लास्ट में क्वेश्चन मार्क न लगा के फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। हमेशा आपको बार बार बताया जा रहा है कि इंट्रागेटिव हो चाहे असर्टिव का हो, चाहे इंपरेटिव का हो, चाहे ऑप्टेटिव का हो, आप जब भी इनडायरेक्ट बना के तैयार करेंगे तो लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखिए दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, नियम 2 कहता है, लिखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो और वह प्रश्नवाचक वाक्य का हो तो हम क्या करते हैं, सारे नियम का पालन करते हैं। केवल अंतर क्या है, इफ के स्थान पर उसी प्रश्नवाचक शब्द को लिखते हैं। बस यही करना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। यानी सेज का आस्क में परिवर्तन करेंगे, से का आस्क में, सेड का आस्क्ड में करेंगे। केवल करना क्या है, इफ के स्थान पर उसी प्रश्नवाचक शब्द को लिखेंगे और शेष परिवर्तन पहले जैसा करते हैं। जैसे उदाहरण ले लिया जाए, फिर से नियम देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है और वाक्य प्रश्नवाचक का है तो इफ के स्थान पर उसी प्रश्नवाचक शब्द को इंट्रागेटिव मूड में नहीं बल्कि असर्टिव मूड को देने के लिए उसे रिलेटिव प्रोनाउन के आधार के रूप में, कंजंक्शन के रूप में प्रयोग कर देते हैं। इफ का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इफ कभी नहीं लगाएंगे। जैसे देखिए, अगर हम कह दें कि दी कैप्टन सेड, द कैप्टन सेड टू देम, कामा इन्वर्टेड कामा में देखिए, वेन विल ही कम,
क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कमा क्लोज। देख सकते हैं कि यह भी इंट्रागेटिव है, जो रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य लगा है इंट्रागेटिव का ही है। अंतर क्या है, यह सहायक क्रिया से नहीं बल्कि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है। कुछ बदलाव बहुत नहीं करना है, आपको पहले नियमों का पालन ही करना है। जैसे हम कह दें, बनेगा क्या इसका, दी कैप्टन आस्क्ड देम। अब यहीं इफ लगता था, इससे पहले अगले नियम में इफ लगता था, लेकिन अब हम इफ नहीं लगाएंगे क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तो वही क्वेश्चन वर्ड हम यहीं लिख देते हैं कनेक्टिंग के रूप में, कनेक्टिंग वर्ड के रूप में। देखिए वेन ही आ जा रहा है, वेन। और जब भी हम संयोजक शब्द का प्रयोग करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, फिर उसके बाद जो लिखते हैं तो हमेशा वाक्य असर्टिव फॉर्म में हो जाता है। वेन के बाद क्या होगा, ही हो जाएगा। ही क्यों ही लिखा जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज, प्रोनाउन का परिवर्तन कहता है। ही का ही हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा टेंस परिवर्तन के हिसाब से। कम का गो हो जाएगा, निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों के अनुसार। कम का गो, कम का क्या होता है, गो। और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। देखिए बना का, ये बना जो है कि द कैप्टन आस्क्ड देम व्हेन ही वुड गो। ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ऐसे नियम और अगला नियम लेकर के अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।